अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल लेकर हाजिर हूँ और बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने इस बार आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाया। दरअसल मैं चाह रही थी कि पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बूस्ट करके फिर आप लोगों के साथ जो है किसी नए नावल का आगाज़ करूँ। होता है ना, हम सब लोग जो है एक जैसी रूटीन से तंग आ जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा जो है इंसान को ब्रेक ले लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मेरा हाल था। इस बार मैंने ख़ुद से कोई भी नावल सर्च नहीं किया। हालांकि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से कोई नावल जो है वो सिलेक्ट करूं और उसे शेयर करूं, लेकिन आप सबकी इतनी सारी फरमाइशें होती हैं कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले आप लोगों की फरमाइशें पूरी हो जाएं, क्योंकि एक नावल शुरू हो जाता है तो उसे ही ख़त्म होने में इतना वक्त लग जाता है, तब तक और बहुत सारी फरमाइशें आ जाती हैं और पुरानी भी बाकी होती हैं जिनकी अभी बारी नहीं आई होती। तो इस वजह से मैं जो है वो ख़ुद से कोई नावल जो है जल्दी से सिलेक्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों की फरमाइशें ही पूरी करने पर रहती हूँ। तो बहुत सारी फरमाइशें ऐसी थीं जो पहले से यूट्यूब पर मौजूद हैं, कुछ फरमाइशें ऐसी थी जो राइटर की जानिब से परमिशन नहीं है, कुछ फरमाइशें ऐसी हैं जिनकी मुझे पीडीएफ फाइल ही नहीं मिल रही और कुछ नावल जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। तो इस वजह से मैं नावल जो है शेयर नहीं कर सकी। आप लोग जो है नावल फरमाइश करने से पहले ख़ुद सर्च किया करें यूट्यूब पर, ख़ास तौर पर वो नावल्स जो पहले से यूट्यूब पर मौजूद हैं उनकी फरमाइश ना किया करें। अब बात करती हूँ मैं आज के नावल की। ये नावल यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, अपलोड हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत वक्फ़ा है, यानी महीनों के बाद कोई एपिसोड आती है। तो इस तरह तो सुनने वाले जो है वो उकता जाते हैं, कहानी भूल जाती है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोफ्त का भी शिकार रहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड ही नहीं आती। तो इसलिए मैंने इस नावल का इंतखाब किया है और इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है इरम शब्बीर ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र और इसकी मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी और आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 1। और ये तवील नावल है, कितनी एपिसोड होंगी इस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती। शेयरिंग शुरू होती है तो फिर देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई अगले बरामदे की तरफ आई। सामने लॉन, कंपाउंड सब नीम तारीकी में डूबे हुए थे। बड़े से गेट के साथ लगे अशोका के दरख्त ऐसे साकित खड़े थे जैसे कई दराज कामत शख्स चुपकी बुक्कल मारे किसी गहरी सोच में घिरे हों। फिजा में सब्ज़े और मिट्टी की महक घुली मिली सी थी। उसने एक गहरी सांस खींचते हुए आसमान की तरफ देखा। घटा अभी भी तुली खड़ी थी। स्याही मायल सुरमई बादलों का गुबार तह दर तह जमा था और दूर कहीं वक्फे वक्फे से बिजली चमकती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर पहले बड़े ज़ोरों की बारिश होकर रुकी थी। लाइट बारिश की पहली बूंद के साथ गायब हुई थी और सामने वाली सड़क पर से अब किसी भी ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह बरामदे के गीले फर्श से नीचे उतरती सीढ़ियों पर आ खड़ी हुई। दरवाजे के साथ ऊपर जाती हुई कासनी फूलों वाली बेल की एक शाख को उसने यूं ही हल्के से हिलाया तो पानी के कितने ही कतरे उसके बालों और चेहरे को भिगो गए। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उस नीम अंधेरी रात में सरमा की पहली पहली बारिश का फसूं आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। चंद लम्हे यूं ही खामोशी के साथ आगे को सरके, अपने साथ होते हुए भी खुद से जुदा होकर पीछे लॉन्च में से कोई टिमटिमाती सी रोशनी लिए इस तरफ को चला आया तो आहट पर उसे मुड़कर देखना पड़ा। हवा के सर्द झोंके ने उस छोटी सी मोमबत्ती को बुझाने में सेकंड का ही वक्फा लिया। तारीकी में सिर्फ आंखें ही किरणों की तरह जगमगाती दिखाई दी। कौन कौन है सीढ़ियों पर? उसे दादी की आवाज़ में साफ कपकपाहट सी महसूस हुई तो वो खिलखिलाकर हंस दी। मैं दादी, और कौन? तौबा है, डरा कर रख दिया। मैं समझी मालूम नहीं कौन चुपके से घर में घुस रहा है। आवाज़ में अब तमानियत थी। यहाँ कौन आएगा दादी, और वो भी इस कदर शदीद बारिश के बाद। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि आज छुट्टी की वजह से अब्बा और हारून भाई दोनों ही घर पर हैं, वरना खड़ी होती कहीं पानी में गाड़ी बंद होकर। जो निकले हुए हैं घरों से, खुदा उन सबको खैरियत से घर पहुंचाए। बड़े खलूस से उन्होंने दुआ दी। रोमाना मुस्कुरा दी। दादी बात बात पर दुआ देती और ज़रा सी बात पर खफा भी हो जाती थी। उसे उनकी सारी ही बातें अच्छी लगा करती थी। सर्दी में वहाँ क्यों खड़ी हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो अलग मुसीबत। चलो अंदर आओ, अंधेरे में दिल और घबराए जा रहा है।
वो मुस्तकिल बड़बड़ाए गईं तो रोमाना ने बरामदे में आने में देर नहीं की। उनकी शिकायत भी बचा थी। कई साल से घर की सारी जिम्मेदारी उन अकेली के सर थी। काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे मगर देखभाल उन्हीं के जिम्मे थी। अब्बा और हारून मुकम्मल तौर पर बिजनेस के होकर रह गए थे और रोमा आधा दिन कॉलेज में गुजार लेती। दादी को तन्हाई से वहशत होती थी मगर वो सबकी मजबूरियां समझती थीं, सो बस यूं ही थोड़ा बहुत कहकर दिल हल्का कर लेती। पिछली बरसात में घर का जनरेटर ख़राब हुआ था तो अब तक वैसा ही पड़ा था। किसी को भी ये तौफीक नहीं हुई कि उसको ठीक करा देता। अब्बा तो जैसे अम्मा के जाने के बाद घर की हर जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा होकर कारोबारी मसरूफियत की ओट में छुप कर बैठ रहे थे और हारून अपने मूड के ताबे कुछ तो चलाओ। अभी माचिस मेरे हाथ में थी, पता नहीं कहाँ रख दी। दादी की बौखलाहट बढ़ रही थी। उन्हें सुझाई भी कम देता था और इस वक्त रोमाना तो उन्हें बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही थी, जो बड़ी डिप्रेसिंग सी बात थी। आप एक जगह बैठ जाएं। किसने कहा है कि अंधेरे में ज़रूर ही उठें? खुदा ना करे कहीं गिर विर ना जाएं। बैरूनी बरामदे की एक खिड़की पर उसने शाम को माचिस रखी थी। इधर उधर हाथ मारकर उसने वही बरामद कर ली। तभी एकदम लाइट आ गई। चलें, आपकी टेंशन तो दूर हुई दादी। रोमाना ने हंसते हुए उनके हाथ से मोमबत्ती ली मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। एक गहरी निगाह रोमाना के चेहरे पर डालकर एक ठंडी सांस उन्होंने खामोशी से अपने अंदर उतारी थी। उनकी टेंशन कहाँ दूर होने वाली थी, वो तो हनूज़ दिल पर किसी भारी बोझ की तरह धरी थी। बारिश का भी अपना ही मज़ा है दादी, बस ये लाइट ना जाया करे और आप पानी में भीगने से ना रोका करें। बरामदे से कॉरिडोर और फिर लाउंज की लाइटें जलाते हुए वो बोलती चली जा रही थी। आज तो पकोड़े भी नहीं बने, इतना दिल चाह रहा था कि हद नहीं। कोई ज़रूरत नहीं, भाई ले तो आया था बाजार से इतना कुछ, फिर ज़रूरी है क्या चूल्हे के सामने खड़ा होना। दादी लाउंज के सोफ़े पर बैठ चुकी थी और उसकी शिकायत को फ़ौरन ही रद्द भी कर चुकी थी। सारे ज़माने की लड़कियां पता नहीं क्या क्या पका लेती हैं, मैं अब तक सिर्फ चाय और आमलेट तक ही पहुंची हूँ। किसी के सामने बताते हुए भी शर्म आती है कि मुझे अभी तक खाना पकाना नहीं आता। इसमें सारी गलती आप ही की है। उनकी बेनियाजी पर वो थोड़ी सी खफा हो गई मगर वो ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई। खाना पकाना ऐसा कौन सा कमाल है, हर कोई पका लेता है। गोश्त, सब्ज़ी, मसाले और घी, सारी चीज़ों को मिला जुला लो, पक गया खाना। और क्या। मेरी दोस्तें आपस में रेसिपीज़ शेयर करती हैं, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, केक सभी कुछ बना लेती हैं। एक मैं ही बेवकूफ़ों की तरह उनकी शक्लें देखती रहती हूँ। सबको ही पता चल चुका है कि मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता है। उसका एहसास महरूमी और भी बढ़ने लगा तो दादी को जलाल सा आ गया। कौन कहता है कि नहीं आता, सब कुछ आता है। और तुम्हें सहेलियों में ऐसा कहने की ज़रूरत भी क्या है? हमने कौन सा उनके घर जाकर देखना है कि वो ये सब कुछ पका भी लेती हैं। मुझे तो साफ लगता है कि यूं ही शोबाजी की आदत है लड़कियों की। उन्होंने अपने तौर पर उसके गम का मदावा करना चाहा मगर वो खामोश हो गई। दादी ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ मायूसी भी थी और उलझन भी। उन्हें एहसास था कि वो दूसरी लड़कियों की तरह इन छोटी छोटी बातों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाती थी महज उनकी वजह से। मगर वो कौन सा उसका बुरा चाहती थी, बल्कि उनसे ज़्यादा उससे मोहब्बत और एहसास करने वाला कौन था भला। छोटी छोटी बातों पर अपना दिल बुरा नहीं करते। माशाल्लाह और भी तो कई खूबियाँ हैं तुम में। खाना पकाना भी आ जाएगा। रहमत पका ही रही है कितने साल से, उस बेचारी को हटा देंगे तो वो भी अच्छा तो नहीं लगेगा ना। दादी भी चुनकर पॉइंट निकाला करती थी। रोमाना के हद से बड़े नरम दिल से वाकिफ़ थी, सो इसी से फ़ायदा उठा लेती थी। वो हमेशा की तरह अपनी ही बात पर शर्मिंदा होने लगी। मेरा ये मतलब थोड़ी था, रहमत खाला को हटाने का तो सोचिएगा भी नहीं। बेचारी अपनी बेवा बेटी की भी किफ़ालत कर रही हैं कितने अरसे से। मैं तो बस यूं ही। हल्के से सर झटक कर उसने जैसे बात ख़त्म ही कर दी। दादी को पता था कि वो किसी भी बात पर ज़िद नहीं पकड़ती थी। आदतन उनसे बहस कर लेती और फिर आराम से जो वो कहती वही कर लेती। इस वक्त भी वो टीवी खोलकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। कोई कॉमेडी प्रोग्राम आ रहा था मगर उनकी तवज्जो कहीं और ही थी। खामोश निगाहों से रोमाना को देखते हुए दिल कहाँ कहाँ के वसवसे ढूंढकर जमा किए जा रहा था। क्या बनेगा इसका आखिर? इसकी सांवली रंगत उन्हें हमेशा ही तशवीश में मुब्तला रखती थी। उसके घने खूबसूरत चमकते बाल और बेहद रोशन सी आँखें जैसे बस से मंजर में ही रह जाती थी। देखने वाले पहली मुलाकात में तो बेसाख्ता ही चौंक उठते थे। ये किस पर चली गई? आपके यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं। उसकी पैदाइश से लेकर अब तक कितनी ही बार उन्होंने और उसकी मरहूमा माँ ने इस सवाल का जवाब मुस्कुरा कर टाला था
माँ को तो खैर वो हमेशा चंदे आफताब चंदे महताब ही लगती थी। किसी किसी वक्त तो वो बुरा ही मना लेती थी इस बात पर, मगर दादी ज़माना शनास थी। उसकी पैदाइश के वक्त उनका तो दिल धक से रह गया था। उनके चुगताई आर्ट के नकूश और गुलाबी रंगत रखने वाले ख़ानदान में जैसे वो किसी नज़र के टीके के मानिंद लगी थी, और यह तजाद ही देखने वालों को चौंकाने का सबब बन रहा था, वरना शायद किसी मिली जुली रंगत वाले ख़ानदान में वो इस तरह अलग थलग महसूस नहीं होती। दादी किसी ज़माने में बेहद हसीन थी। अब भी उनकी रंगत इतनी उजली थी कि जो भी रंग पहनती उस रंग की खूबसूरती और बढ़ती महसूस होती थी। दादा भी ऐसे ही थे, सुर्ख सफ़ेद दराज कद रोब दाब वाले। उनके 2 ही बच्चे थे, सफदर अली और हुस्ना, दोनों ही माँ बाप की कापी। दादी को अपने ख़ानदान पर बचा तौर पर नाज था। उन दोनों की शादी करते वक्त भी उन्होंने अपने तौर पर बड़ी छान फटक की थी। रोमाना की वालदा गैर ख़ानदान की थी, हुस्ने सूरत और हुस्ने इखलाक का बेहतरीन नमूना। दादी का दिल पहली मुलाकात में ही उन पर आ चुका था, हालांकि वहाँ उन जैसी सूरत हाल नहीं थी। घर में रंगत का मिला जुला सा रुझान था। बहन भाइयों में सांवली और गोरी रंगत दोनों ही पाई जाती थी, और ख़ानदान के बुज़ुर्गों का भी यही हाल था। दादी का दिल थोड़ा सा डरा भी, मगर फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि उन्हें बाकी सबसे क्या, जो लड़की उनकी बहू बनने जा रही है वो तो उन्हीं में मिलती जुलती है, और उन्हें अपने फ़ैसले पर पछताना भी नहीं पड़ा। बस ज़रा सी गड़बड़ रोमाना की पैदाइश पर हुई। दादी ने उसकी सांवली रंगत को उसकी मरहूमा नानी के खाते में डाला और ख़ुद फ़िक्रमंद सी उसकी मोहब्बत में गुम होती रहीं। उपटन बालाई हल्दी उनके पास नुस्खों की कमी नहीं थी, मगर रोमाना में इस्तकामत की कमी थी। कोई भी चीज़ 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए मुहाल था। तंग आकर उन्होंने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया, मगर ख़ुद उनके दिल को करार कहाँ था। अपनी तसल्ली के लिए ही वो उसे चूल्हे के कामों से बचाती चली आ रही थी। आग के नज़दीक खड़े रहकर रंगत और भी ज़्यादा न झुलस जाए कहीं, ये वहम पुख्ता हो चुका था दिल में। बाकी किस चीज़ की कमी है मेरी बच्ची में? खुश मिजाज, नरम दिल और हसास फितरत। माँ की बेवक्त मौत को भी कितने सब्र से झेल गई है। रोमाना पर नज़रें जमाए वो 1000 बार की सोची बातों को ही दिल में दोहराए गईं। दिल भरने लगा। तभी रोमाना ने टीवी पर से निगाह हटाकर बेइरादा ही उनकी तरफ देखा और उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा पाकर हल्के से मुस्कुरा दी। सादा, शफाफ और उजली सी मुस्कुराहट। उसे अपनी सांवली रंगत का ज़रा सा भी कम्प्लेक्स था, और ना ही इस बात का गम कि हुस्न के राइजुल वक्त म्यार से वो कितना नीचे है। दादी को यकीन था कि वो गौर से आईना तक भी नहीं देखती, वरना कुछ तो उसके दिल को भी होता ही। दादी को एक मुस्कुराहट से नवाज कर वो दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। उन्होंने भी ज़बरदस्ती अपना दिल टीवी में आते इश्तिहारात की तरफ लगाना चाहा। एक से एक हसीन लड़की। पहले वो समझती थी कि मुल्क में हुस्न की बहुतात ही हो गई है, मगर जब से जादू असर करीमों के इश्तिहारात पर गौर किया था, उन्हें यकीन हो गया था कि ये सब इसका करिश्मा है। चुड़ैल सी दिखती लड़की यकायक परियों की सी सूरत इख्तियार कर लेती, और सितम ये कि हर एक का मकसद हयात बस एक है, अच्छे से दुल्हा की तलाश। इस वक्त भी ऐसा ही एक इश्तिहार आ रहा था। रोमाना को बजाय कुछ सबक सीखने के और भी चिढ़ होने लगी थी। इस वक्त भी उससे रहा ना गया। कितनी गलत सोच है ना दादी। गोया लड़कियों को अच्छा लगने की तमन्ना भी सिर्फ इसलिए होती है कि कोई उन्हें पसंद करे। गोया इतनी गई गुजरी हैं कि सिर्फ शादी के लिए ही मरी जा रही हैं। मुझे तो ये सब बड़ा तौहीन आमेज़ लगता है। दादी की पेशानी पर हल्का सा बल आने लगा। तौहीन की क्या बात है, लड़कियों की शादी तो होना ही होती है। अच्छी लगेंगी तो शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। आप नहीं समझेंगी, असल में तो लड़कों का दिमाग ही इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वो चाहे खुद जैसे भी हों, बीवी तो बिल्कुल हूर परी होनी चाहिए। ये इश्तिहारात तो इस बात को और भी बढ़ावा दे रहे हैं कि जो भी है बस ज़ाहिर है, सारी वैल्यू बस शक्ल की ही है। उसके लहजे में हल्की सी मायूसी दर आई। दादी उसकी दिल शिकनी हरगिज़ भी नहीं करना चाहती थी, मगर शायद वो कुछ असर ले, इसी उम्मीद पर दानिस्ता रुखाई बरत रही थी। कोई नई बात नहीं है, हर माँ का यही दिल चाहता है। मैंने भी सफदर की शादी करते वक्त तुम्हारी माँ की खूबसूरती को ही मद्देनज़र रखा था। बाकी जौहर तो उसके शादी के बाद ही मेरी नज़र में आए कि वो कितनी बासिफात थी। एक साया सा रोमाना के चेहरे पर आकर ठहरा। अम्मी तो बहुत ही अच्छी थीं दादी, उनका दिल तो सोने जैसा था। उन्हें तो अपनी खूबसूरती का कोई एहसास नहीं था। मुझे भी बचपन से एक ही नसीहत करती थी कि इंसान के अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मानी रखती है, इसे कभी मांद ना पड़ने देना। शक्ल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर इंसान की फितरत अच्छी ना हो तो सब बेकार है। दादी ने बेसाख्ता ही एक सांस खींची।
रोमाना की बेनियाजी बेवजह नहीं थी। माँ ने नेक दिली का जो दर्स उसे घोलकर पिलाया था वो अंदर तक ऐसा उतरा था कि अब ज़ात का हिस्सा बन चुका था। रहमत से कहो खाना लगाए, उधर अपने क्वार्टर की तरफ ना चली गई हो। घबराहट बढ़ने लगी तो उन्होंने मौजू ही बदल दिया। अल्लाह मालिक है सबका। हकीकतन ये जुमला बड़ा सहारा है। वो भी दिन रात में कितनी ही बार ऐसा ही कुछ विर्द जारी रखती थी। रोमाना किचन में चली आई थी। किचन का एक दरवाज़ा पिछले कंपाउंड की तरफ खुलता था जिस तरफ सर्वेंट क्वार्टर बने थे। रहमत बुआ का ख़ानदान वहीं आबाद था। रोमाना ने दरवाज़ा खोलकर उस तरफ झांका तो वो उसे आती दिखाई दे गई। इस सर्द मौसम में जगह जगह खड़े पानी से बचती बचाती गर्म चादर में खुद को लपेटे वो इस तरफ आ रही थी। बेचारी रहमत बुआ इस सर्दी में भी आराम के बजाय हमारी खिदमत में जुटी हुई हैं। उसका हसास दिल दुखने लगा। मगर यहाँ से जाकर तो वो और भी परेशान हो जाएंगी। सही करती हैं दादी जो उन्होंने घर रहमत बुआ के स्पुर्द ही कर रखा है। पकाना तो मैं समिया के घर जाकर भी सीख सकती हूँ, और खाना पकाना ऐसी कौन सी बड़ी बात है, सभी को आ जाता है। उसने खुद को बरवक्त तसल्ली दी। चूल्हे जलाकर उसने खाना गर्म होने को रखा और फिर रैक में से प्लेटें निकालने लगी। जितना मुमकिन हो वो रहमत बुआ की मदद करती थी, बल्कि एक उन्हीं की क्या, उसका दिल तो हर एक के लिए ही गदाज हुआ रहता था। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत हमेशा याद रखना। जितनी मोहब्बत के साथ लोगों से पेश आ सकती हो आओ, बदले की तवक्को मत करना बेटा। ये मामला अल्लाह पर छोड़ रखना, वो भी तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। बस तुम उसके बंदों के लिए हमेशा अपने दिल को कुशादा रखना। अम्मी की शहद टपकाती आवाज़ दिन में कितनी ही बार घेरती, और अम्मी खुद। उसने किचन की खिड़की से बाहर बादलों भरे आसमान को देखा। वो तो न जाने किस सितारे में जा छुपी थी। कहीं कहीं से बादल फट रहे थे तो चंद सितारे मध्यम सी रोशनी फैलाते महसूस हो रहे थे। अगली सुबह रोशन और उजली थी। आसमान बादलों से बिल्कुल साफ, और सूरज की नरम किरणें सर्द हवा की शिद्दत को काबिल बर्दाश्त बना रही थी। आज रोमाना का सुजुकी वाला भी मौसम का बहाना लेकर गालिबन छुट्टी कर गया था। दादी के ख्याल में तो कॉलेज जाना भी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता था, और ख़राब मौसम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ना टीचर आएंगे और ना लड़कियां। जगह जगह पानी खड़ा है। किसको ऐसी मुसीबत आ रही है जो वह ज़रूर आए। सुबह ही उनकी पेशगोई जारी हो चुकी थी। अब्बा ने सुना तो खूब हंसे। अगर आपका बस चले तो अम्मा साल में 300 दिन बस छुट्टी रहे और 65 दिन काम। ज़्यादा सर्दी हो तो छुट्टी, ज़्यादा गर्मी हो तो छुट्टी, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो छुट्टी लाजमी ठहरी, और कभी यूं ही दिल घबरा रहा हो तो उसका इलाज भी यही छुट्टी। दादी ने ज़रा खफगी से उनकी तरफ देखा। और तुम दोनों बाप बेटा, तुम्हारे बस में हो तो रात को भी ऑफिस खोले बैठे रहो, ताकि घर आकर सोने का ताल्लुक भी बाकी ना रहे। सारा पाकिस्तान तुम दोनों के कंधे पर ही तो चल रहा है जैसे। अब्बा एक बार फिर हंस पड़े, मगर बोले कुछ नहीं। दादी की खफगी के पीछे जो बेपाया मोहब्बत थी वो बड़ी अनमोल थी। हमारे ऑफिस जाने में तो अभी थोड़ी देर है, भाई से कहो वो तुम्हें छोड़ आएगा, और फिर वापसी में भी ऑफिस से ड्राइवर भिजवा दूंगा। अब्बा ने कश्मकश में खड़ी रोमाना की उलझन दूर की तो वो एकदम ही खुश हो गई। बुआ, उसने रहमत बुआ की तरफ मुड़कर देखा। आप प्लीज़ जाकर समिया से कह आएँ कि वो तैयार हो जाए जल्दी से। हारून भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, वो फ़ौरन ही पलट गई। समिया के बगैर 2 कदम भी नहीं चल सकती हो। दादी ने नाश्ते की प्लेट अपनी तरफ सरकाई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई तो है जिसको साथ भी लेना है। बैग और किताबें संभालते हुए वो जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए थी। हारून फ़ौरन ही आधी चाय छोड़कर उठ खड़ा हुआ। चाय तो पी लेने दो भाई को, ऐसी कौन सी आफत आ रही है। हारून में दादी की जान थी, उसकी किसी बात में खलल उन्हें बेहद खलता। चाय आकर पीऊँगा, रोमा बेचारी को तो वैसे ही देर हो चुकी है, अभी रास्ता भी बाकी है। हारून ने जल्दी से कहते हुए बाहर का रुख किया। दादी ने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो रहीं। किसी को जाते हुए टोकते उन्हें वहम आता था। एक नज़र लाउंज से निकलते हुए हारून पर डालकर उन्होंने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर हवा में हिसार खींचा। अपने बेहद खूबरू पोते को वो निगाह भरकर देखने में भी परहेज़ ही करती थी। खुद अपनी नज़र लगने का खदशा सताता था। वो था भी ऐसा ही, दराज कद, सुर्खो सफ़ेद, कुछ कुछ दादा में मिलता था, मगर तबीयत में उनसे बिल्कुल ही उलट। दादा के रौब और गुस्से को उनकी वफ़ात के इतने साल बाद भी ख़ानदान भर में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। हारून खुश मिजाज और नरम दिल था। दोनों भाई बहन ने ये सिफ़ात अपनी माँ से पूरी तरह ली थी। अब्बा के ख़ानदान की हुक्म चलाने वाली आदतें उन दोनों में ही नहीं थीं। खुद अब्बा अक्सर बहुत खुश होकर कहते थे,
शुक्र है मेरे बच्चे मुझ पर नहीं गए। हारून से बेहद मोहब्बत के बावजूद दादी को अक्सर ही ताज्जुब सा घेरता था। कितना अच्छा होता कि बजाय रोमाना के हारून ही ननिहाल की सांवली रंगत ले लेता। लड़का था, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता। अब्बा सामने पहले अखबार की तरफ मतवज्जा थे। ऐसे में वो कुछ भी ढंग से ना सुनते, बस यूं ही हूँ हाँ किए जाते थे। और दादी के पास जो एक वाहिद मसला रोमाना की शादी का था, उसे तो बिल्कुल भी खातिर में ना लाते। हमारे फ़िक्र करने से क्या होगा, वो बैठा है ना ऊपर सबकी फ़िक्र करने वाला। वो यकीन की दौलत से माला माल थे और रब की रज़ा में राज़ी रहने वाले, वरना अपनी चहीती बीवी के बाद इतनी इस्तकामत से ना जीते। दादी ने जलकर उनसे अब कुछ कहना भी छोड़ रखा था कुछ अरसे से। समिया का घर पीछे ही था, मगर गाड़ी गली में से घुमाकर लानी पड़ती थी। उस छोटे से गट में जहाँ उनका दूसरा गेट खुलता था, रात बरसती बारिश का पानी जमा था। मालूम नहीं वो जाएगी भी या नहीं, हारून ने रोमाना की तरफ देखते हुए कहा। आप हॉर्न दें, वो ज़रूर जाएगी। रोमाना के लहजे में यकीन था और निगाहें सामने छोटे से गेट पर मरकूज। समिया के बगैर उसका गुजारा नहीं था। दिल में एक और तमन्ना भी जोर पकड़ती थी, काश हारून भाई मान जाएं तो। गोथिक तर्ज तामीर वाली ये इमारत शहर के वस्त में थी। ऊंची ऊंची छतों, दरीचों और मखसूस बालकोनियों वाली ये सारी इमारतें अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत की यादगार हैं। किसी ज़माने में तो वस्त शहर में उनकी बहुतात दिखाई देती थी, मगर वक्त के बहाव में इनकी अक्सरियत बड़े गैर महसूस अंदाज में अपना नामो निशान तक गुम कर चुकी है। मालकान की बेतवज्जही और बिल्डर्स की करम फरमाई, टूटकर आहिस्ता आहिस्ता गिरती उन इमारतों से तानिस्ता चश्म पोशी की जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आ ही जाता है जब यहाँ कोई शॉपिंग मॉल या अपार्टमेंट तामीर करने में कोई ज़रा भी हिचकिचाहट बाकी नहीं रहती। बुकिंग ऑफिस खुल जाता है और बड़े बड़े बोर्डिंग्स में पुरकशिश तखयलाती तस्वीर और ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए दावे देखते हुए सड़क पर से जनाजन गुजरती गाड़ियों में बैठे लोग भी सुख का सांस लेते हैं। चलो शुक्र है ये जगह भी काम आई। इतनी खस्ता हाल इमारत थी, उसे तो बहुत पहले गिरा देना चाहिए था। अजी इमारत क्या बस खंडर थी और आसपास वालों के लिए जान का खतरा अलग। किसी दिन जो अचानक गिर पड़ती तो न जाने कितनों की जान पर बन जाती। मैं तो हर बरसात में उसी के गिरने की तवक्को करता था, मगर जाते जाते भी कई साल ले गई। कितनी पुरानी होगी आपके ख्याल में? 100 साल से तो ऊपर हो गई होगी। चंद एक ऐसे ही होते जो एक और तारीखी विरसे को बेदर्दी से ख़त्म होता देखकर दिल बर्दाश्ता होते। ये वो थे जिन्हें पुरहंगाम ट्रैफिक के बीच भी हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसकून दिखाई देने वाली उन इमारतों का हुस्न मबहूत करता था। सैफुल इस्लाम उन्हीं में से एक था। कितनी अजीब बात है ज़ुबैर, हमसे कुछ भी तो ना संभाला गया, ना अपना विरसा, ना रिवायत, ना कल्चर। आखिर अगली नस्ल को हम क्या दे रहे हैं? बस एक मिलावट ज़दा सा माशरा जिसकी जड़ों में खुद गर्जी सरायत कर चुकी है। उसने मुड़कर अपने असिस्टेंट से कहा, क्या कह सकते हैं सर, बस बदनसीबी है हमारी। लंदन को देखिए, पुरानी इमारतें जूं की तूं कायम हैं। अंदर से चाहे तब्दीली हुई हो, मगर बाहर से वो वैसी ही हैं जैसी कि बनाई गई थी। गवर्नमेंट की इजाज़त ही नहीं है किसी भी पुरानी इमारत को गिराने की या उनको तब्दील करने की। ज़ुबैर उसके साथ ही ऊपरी मंजिल की बालकोनी में खड़ा था। सामने सड़क पर वही दौड़ता भागता ट्रैफिक था जिस पर शहर की रौनक का इन्हसार है, और नीचे 24 सहन में पत्थर के बने फुवारे से पानी बड़े सुकून आमीज़ तसलसल के साथ गिर रहा था। चंद लम्हों के लिए उन दोनों की नज़रें जैसे उसी एक मुकाम पर रुकी रहीं। कितने सलीके और एहतमाम के साथ बनाए हुए घर हैं। एक एक कोने से खूबसूरती का बड़ा गहरा तासुर टपकता है। अब तो लगता है खूबसूरती के मानी ही बदल गए हैं। सारा जोर बस शानदार दिखाई देने पर ही दिया जाता है। अंदर बाहर हर तरफ से जब तक इमारत टपकती महसूस ना हो तो लोगों को तसल्ली ही नहीं होती। वो यूं ही उस शफाफ पानी पर निगाह जमाए हुए था। हम हर वक्त दूसरों को मुतासिर करने की फ़िक्र में रहते हैं, अपने चारों तरफ ऐसी चकाचौंध फैलाए रखते हैं कि एक दूसरे को कुछ नज़र ही ना आ सके। लोगों को अपने करीब लाने के बजाय उन्हें खुद से खौफज़दा किए रखने में ही मज़ा आने लगा है। बात कहीं से कहीं निकली जा रही थी। ज़ुबैर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे सैफुल इस्लाम के साथ काम करते हुए कई साल हो चुके थे और अब तक वो उसकी हसासियत, नरम दिली और ज़िंदगी के बारे में उसके वाज़ेह नुक्ता नज़र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। मेरा ख्याल है कि यहाँ से बहुत अच्छे शॉट लिए जा सकते हैं, नीचे सहन का मंजर भी और बाहर का भी। एक बड़ा चुभता हुआ तजाद दिखाई देगा लोगों को। वो वापस काम की लाइन पर आने लगा।
سیف الاسلام اور وہ آج اس خوبصورت عمارت میں اپنی نئی ڈاکیومنٹری فلم بنانے کے لیے ابتدائی انتظامات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے ذاتی پروڈکشن ہاؤس کے تحت بننے والی ڈاکیومنٹریز اور ڈراموں کی وجہ سے سیف الاسلام سرکل میں ایک نمایاں مقام بنا چکا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اب ہمیں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج شام تک یہاں پر سارے کام مکمل کر لو۔ صبح سورج نکلنے سے ذرا پہلے ہمیں پہلا شاٹ لینا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی نوٹ بک میں تیزی سے کچھ لکھ کر اس نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن بس، کیونکہ بہت سارا وقت سفر میں ضائع ہونا ہے اور جن جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے وہ سب تو اب فائنل ہے نا۔ لمبے سے برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ اب پوری طرح پروفیشنل موڈ میں آ چکا تھا۔ زبیر کل رات ہی بیرون شہر سے واپس آیا تھا۔ انہیں کچھ شوٹنگ دوسرے شہروں میں کرنی تھی۔ وہاں کے انتظامات دیکھنے کے لیے اسے خود جانا پڑا تھا۔ دی لاسٹ کے نام سے بننے والی اس ڈاکیومنٹری کو سیف الاسلام اپنے پچھلے تمام کاموں سے بڑھ کر یادگار بنانے کا متمنی تھا۔ ہر نیا کام کرتے وقت اس پر یہی دھن سوار ہوتی تھی، پہلے سے مختلف، پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تخلیقی عمل۔ بنیادی طور پر وہ ایک پینٹر تھا جو بس اتفاقاً ہی اس طرف آ نکلا تھا۔ NCA سے فائن آرٹ میں ماسٹر مکمل کرنے کے بعد بھی جیسے کسی کمی کا سا احساس باقی رہا، تو وہ بس یوں ہی تجرباتی طور پر بیرون ملک فلم میکنگ کی تربیت حاصل کرنے چلا گیا۔ اس وقت تک بھی ایک بار اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مستقبل میں یہ کام وہ پروفیشنل لیول پر کرنا شروع کرے گا۔ بس ایک بے چینی تھی یا جستجو، البتہ قریبی اور بے تکلف دوست کہا کرتے تھے کہ یہ سب محض پیسے کی فراوانی اور بے فکری ہے، ورنہ NCA سے پاس آؤٹ ہوتے ہی وہ کسی نہ کسی آرٹ کالج یا گیلری سے منسلک ہونے کی فکر کرتا اور باقی وقت میں کسی نہ کسی ایگزیبیشن کے لیے پرائیویٹ کام کر رہا ہوتا، جیسے کہ وہ سب کر رہے تھے جو تعلیمی دور میں اس کے ساتھ رہے تھے۔ سیف الاسلام ہمیشہ ہی کھلے دل سے ہنستے ہوئے ان کے سارے اعتراضات کو قبول کرتا۔ کسی حد تک بات تھی بھی ٹھیک ہی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے اتنی جائیداد تو چھوڑی ہی تھی کہ اسے ہمیشہ ہی فراغت کا احساس رہا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ فلم میکنگ کا کورس مکمل کر کے واپس آیا تو محض اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے اس نے اپنی پہلی ڈاکیومنٹری بنائی۔ بس ایک، وہ بھی اس لیے کہ پتہ چل سکے کچھ سیکھا بھی ہے یا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے بے پرواہی سے کہا تھا اور سب نے اس کی بات پر پورا یقین کر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس کی پہلی فلم ہی آخری ہوگی، کیونکہ اس سے ٹک کر کوئی ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس بار سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے، خود سیف الاسلام کا اپنا بھی۔ سال کی بہترین ڈاکیومنٹری کے کئی ایوارڈ جیت لینے کے ساتھ ہی واپسی کے سارے راستے خود بخود بند ہو گئے۔ بے حد آرٹسٹک انداز سے بنائی گئی اس فلم میں سیف کی جمالیاتی حس پوری طرح چھائی رہی تھی۔ پذیرائی کا بڑا بھرپور انداز سیف الاسلام کے حصے میں آیا تھا، جس نے ایک واضح روشن سمت اس کے سامنے لا رکھی تھی۔ پچھلے 9 سالوں میں اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک کامیابی اس کے حصے میں آتی جا رہی تھی۔ ہر سال اس کی بنائی ہوئی فلم بین الاقوامی مقابلے کے لیے بھیجی جانے لگی اور 2-3 بار وہ وہاں سے بھی ایوارڈ لینے میں کامیاب ہوا۔ پچھلے کچھ سالوں سے اس کا کام چند نئی جہتوں میں پھیلا تھا۔ اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس قائم کر لینے کے ساتھ ہی اس نے ڈرامے اور میوزیکل پروگراموں پر بھی توجہ دینی شروع کی تھی اور آج اس کے ساتھ کئی ڈائریکٹرز کام کر رہے تھے۔ سیف الاسلام نے کامیابی کے سفر میں کئی مائل سٹون پیچھے چھوڑے تھے۔ زبیر کے ساتھ وہ واپس اپنے آفس آیا تو وہاں معمول کا کام جاری تھا۔ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر خود بخود ابھر آئی تھی۔ اس کے سارے ساتھی مخلص اور پروفیشنل تھے اور وہ ہمیشہ اپنی ساری کامیابیوں کو ٹیم ورک کا ہی نتیجہ قرار دیتا آیا تھا۔ سر، مس تہمینہ کا 4 بار ریسیپشن پر فون آ چکا ہے۔ اس کے آفس اٹینڈنٹ نے چند ملی جلی اطلاعات کے ساتھ یہ خبر بھی گوش گزار کی۔ تہمینہ سردار؟ ایک گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے سیف نے اس کی طرف دیکھا۔ جی وہی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ جس وقت بھی پہنچیں ان سے بات کریں، بہت ضروری کام ہے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی تو سیف نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج اس کے موبائل پر بھی تہمینہ کی مس کالز تھیں، وہ جو اس نے جان بوجھ کر ریسیو نہیں کی تھی۔ زبیر، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو کسی ڈرامے میں تہمینہ کو کاسٹ کروا لو۔ دن میں 6 بار تو وہ مجھے ضرور ہی فون کرتی ہے، صرف اس ایک وجہ سے۔ ہلکی سی بیزاری کے احساس کے ساتھ وہ زبیر سے مخاطب تھا۔ میں نے پرسوں انہیں ملوا دیا تھا جاوید صاحب سے، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان کے ڈرامے میں ابھی کریکٹرز کی گنجائش ہے، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہاں، وہ کمپرومائز کرنے والے شخص نہیں ہیں اور ان کے معیار پر پورا اترنا
सैफ अपनी बात अधूरी छोड़कर हंस पड़ा। हालांकि तहमीना चंद एक ऐड कर चुकी हैं, मगर जावेद साहब मुतासिर नहीं हुए ये सुनकर भी। कुछ तो करो, मैं वादा कर चुका हूँ उससे, एक आध चांस तो देना ही पड़ेगा अब। जुबैर को थोड़ी सी हैरत हुई। शौक या लड़के लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। अदाकारी के जौहर दिखाने के शौक में कई थे जो बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ पीछा पकड़े रहते थे। खुद उसके अपने जानने वालों में से चंद एक ने बुरी तरह से दबाव डाल रखा था कि सैफुल इस्लाम के प्रोडक्शन में बनने वाले किसी भी प्रोग्राम में कैसा ही चांस दिलवा दे, मगर आज तक उसने किसी से भी हामी नहीं भरी थी। वजह यह नहीं थी कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि असल बात यह थी कि उसे सैफुल इस्लाम के मेयार का अंदाज़ा था और अब वही एक आम सी मॉडल के लिए अपने ही असूलों कायदे के बरखिलाफ बात कर रहा था। उनके यहाँ बेहद दोस्ताना माहौल था और वो ये बात उससे पूछने ही वाला था कि मौजू खुद ब खुद ही बदल गया। किसी दूसरे ज़ेरे तकमील प्रोग्राम के डायरेक्टर आकर अपना किस्सा शुरू कर चुके थे। सैफुल इस्लाम अब पूरी तरह से उनकी तरफ मतवज्जा था। जुबैर को भी उसके असिस्टेंट के तौर पर तहमीना सरदार को भूलकर उसी में दिलचस्पी लेनी पड़ी। घंटे डेढ़ घंटे बाद जब वो किसी काम से बाहर आया तो उसको सामने से तहमीना आती दिखाई दी। अपने टेलीफोनिक सिलसिले से नाकाम होकर ही शायद वो खुद यहाँ आई थी। वो नीली जीन्स के साथ सफ़ेद टॉप पहने हुए थी और उसकी कमर तक आते बाल हस्बे मामूल खुले हुए थे। उसकी गुलाबी रंगत में घुली चमक कुदरती थी या मेकअप का कमाल था ये कहना मुश्किल था, मगर मजमूई तौर पर वो बहुत दिलकश दिखाई देती थी और शायद ये दिलकशी ही उसे सैफुल इस्लाम जैसे मजबूत शख्स से रियायत दिलवाने का सबब बन रही हो। जुबैर को ख्याल सा गुजरा, वो लोग जिस शोबे में काम कर रहे थे वहाँ हसीन चेहरे जा बजा दिखते थे। लड़कियाँ पर्सनल ग्रूमिंग के सारे असरार और रमूज जानती थीं। अब वो दौर नहीं था कि नए चेहरों की तलाश में डायरेक्टर्स को बाकायदा खोज करना पड़ती थी और फिर जो कोई ढंग की लड़की मिलती तो उसको इस फील्ड में काम करने के लिए तैयार करना और उसकी फैमिली से बाकायदा इजाज़त लेने का मरहला भी तय करना होता था। उसके बाद तीसरा अहम काम शख्सियत साजी का। मीडिया की असर अंगेज़ी इस दर्जा दूर दूर तक नहीं थी जैसी आजकल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की भी फैशन के जदीद तरीक़ों से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, मगर अब वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो शोबिस में अपना कैरियर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं, सलाहियत पर ध्यान दे ना दें मगर ख़ुद को प्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरह सीख चुकी हैं। जो लड़की कुछ वक्त गुजरने के बाद बस यूं ही सी दिखाई देने लगती, पहली नज़र में तो खासी अच्छी भली ही महसूस होती थी। सो तहमीना सरदार की खूबसूरती भी कोई ऐसी अनोखी निराली शय नहीं थी, और ख़ास तौर पर सैफुल इस्लाम जैसे प्रोफेशनल आदमी के लिए जिसे सवाए सलाहियत के कोई दूसरी शय मुतासिर करने वाली नहीं थी। फिर क्या था जो उसे तहमीना के मामले में मुरव्वत बरतने पर मजबूर कर रहा था। जुबैर को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि वो बेध्यानी में ठीक उस पर निगाहें जमाए अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ है और वो उसकी ये छोटी सी भूल भला कैसे ना नोट करती। क्या हाल है जुबैर साहब? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो पल भर के लिए रुकी तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा ही गया। सैफ तो है ना अंदर? उसने जैसे बस कंफर्म किया और फिर आगे बढ़ गई, ये भी ना देखा कि वो अभी भी वहीं खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा है। एक चाय का पैकेट, 2 किलो शक्कर, एक बड़ा पेस्ट, 2 बिस्किट के पैकेट और मुख्तसर सा हिसाब उन्होंने पर्चे पर लिखा। बड़ी एहतियात के साथ हिसाब किया और बाकी पैसे गिनकर सामने खड़े नौजवान की तरफ बढ़ाए। कुल मिलाकर हुए 375, बाकी बचे 125। ये लो, गिन लो बेटा और हिसाब भी चेक कर लो। कमाल करते हैं अजीज़ चचा, आपने कर लिया हिसाब, बस काफ़ी है। वो कुछ छींप कर मुस्कुरा दिया। भूल चूक का इम्कान हर वक्त रहता है बेटा, कहीं भी और किसी से भी हो सकती है, और इस उम्र में तो हाफजा वैसे भी साथ छोड़ने लगता है। लो शाबाश, ज़रा चेक कर लो। उन्होंने मुस्कुराते हुए हिसाब वाला पर्चा उसे थमाया तो उसे मजबूरन निगाह दौड़ाना ही पड़ी। हिसाब तो क्या करना था, बस यूं ही उनकी तसल्ली के लिए एक निगाह डालकर अस्बात में सर हिला दिया। एकदम ठीक। और आपको ये वहम क्यों होने लगा है कि आप बूढ़े हो रहे हैं? आप तो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा फिट हैं। सुबह की वॉक पर मुझसे ज़्यादा लंबा राउंड लेकर आते हैं। हमारे अब्बा को देखिए, रिटायरमेंट के बाद तो जैसे नौकरी के साथ सारे ही कामों से रिटायर हो गए हैं। उठकर पानी का गिलास भी लें तो मुझे सुनाने के लिए ज़रूर कहते हैं कि जवान औलाद का क्या फ़ायदा जो बुढ़ापे में भी आराम ना मिले। अपनी बात कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसा तो अब्दुल अजीज़ भी मुस्कुराने लगे। नौफिल को वो उसके बचपन से ही जानते थे। उसके वालिद से भी बहुत अच्छे और पुराने ताल्लुकात थे। सामने सड़क के दूसरी तरफ बने 80 गज़ के छोटे छोटे मकानों में से एक में वो लोग रहते थे जिन वालिदैन की माशाअल्लाह तुम जैसी औलाद हो, उन्हें वाकई आराम का हक होता है।
उन्होंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। ये तो आप कह रहे हैं। अब्बा से मेरी नालायकियों के किस्से सुनिए किसी दिन, ज़रा भरोसा नहीं है मुझ पर। कहते हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ। इस बार वो वाकई हंस पड़े। ये तो वाकई ज़्यादती है करामत साहब की। अब मिलेंगे तो मैं ज़रूर उन्हें समझाऊंगा। सारा दिन तो मैं तुम्हें भाग दौड़ करते देखता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही नौकरी मिल जाएगी तो उनके शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे। फ़िक्र मत करो। वो तो समझते हैं कि मैं वाकई जानबूझकर नौकरी तलाश नहीं करता कि कहीं मिल ही ना जाए। काउंटर के शीशे पर उंगली फेरते हुए उसने चोर निगाहों से अब्दुल अजीज़ के अकब में बंद दरवाजे की तरफ देखा। कोई आहट, कोई झलक, कुछ भी नहीं। उसकी निगाह मायूस सी होकर वापस हुई। करामत साहब माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला, बाअदब और ज़िम्मेदार। और यह बात उन्हें खुद भी पता है। बस ऐसे ही झूठ मूठ का गुस्सा करते हैं तुम पर जोर डालने के लिए। वो मुस्कुराते हुए छोटे से काउंटर पर रखी चीज़ों को तरतीब देने लगे। नौफिल ने फ़ौरन बढ़कर उनकी मदद की। उन्होंने उसे मना नहीं किया। वह जब भी आता उनकी छोटी मोटी मदद भी करता और अगर कोई काम ना होता तो भी ज़रूर पूछ लेता। दिन में कम से कम एक बार तो वह ज़रूर ही आता था। मालूम नहीं कब से और कैसे वो उसके आदी हो चुके थे। दुकान पर कुछ दूसरे ग्राहक आ गए तो वह अपना सामान इकट्ठा करके जाने के लिए खड़ा हुआ। चलता हूँ, रात में आऊँगा, कोई काम हो तो बताइए। हाँ, उन्हें एकदम ही याद आया। ये बिजली का बिल है। तुम्हें जहमत तो होगी मगर असल में कल आखिरी तारीख है। वो दराज खोलकर बिजली का बिल निकालने लगे। कैसी जहमत, अभी करवा दूंगा जमा। वो उनके हाथ से बिल और पैसे लेकर अपनी बाइक की तरफ मुड़ गया। बाइक स्टार्ट करते हुए उसने एक बार और उधर देखा। अकब वाला दरवाज़ा अभी भी बंद ही था। शाज़ नादिर ही वो उसे इस तरफ दिखाई दी थी, मगर फिर भी जब भी यहाँ आता एक उम्मीद सी साथ होती। काश अजीज़ चचा ये दुकान अपने घर की दूसरी साइड में खोल लेते तो कितना बेहतर रहता। बहुत से खुशगवार इम्कान उस सोच के साथ रोशन हुए थे। दरवाजे पर अम्मी को सामान पकड़ाकर वो अंदर नहीं गया। पहले उसे बिजली का बिल जमा कराना था और फिर आदतन ही एक फेरा उनके मेन गेट वाली गली का लगाना था। हालांकि इस वक्त वो कॉलेज में होती थी, मगर क्या खबर, उम्मीद का सिरा उसके हाथ में रहता ही था। सच कह रही हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं और अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया तो मालूम नहीं मैं क्या कर जाऊँगी। उसकी आवाज़ भराने लगी। सैफुल इस्लाम ने गड़बड़ाकर सामने बैठी हसीना को देखा। मालूम नहीं आज वो कौन सी बार उसके ऑफिस आई थी। अब तो उसे ढंग से याद भी नहीं रहा था, मगर इतना ज़रूर पता था कि जिस दिन भी वो आउटडोर पर जाने के बजाय अपने ऑफिस में बैठा काम निपटा रहा होता वो मौजूद होती। इस बात की ज़रा भी परवाह किए बगैर कि उसकी वजह से सैफ का कितना हर्ज हो रहा है, जब ही बैठी रहती। सैफ को रह रहकर उस घड़ी पर गुस्सा आ रहा था जब इत्तफाकन ही एक पार्टी में किसी दोस्त ने उसे तहमीना सरदार से मुतारफ़ करवाया था। आपसे मिलना मेरी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालांकि इस तरह के जुमले वो इतनी बार सुन चुका था कि अब उसके लिए ये कोई ख़ास बात भी नहीं थी, मगर वो मुरव्वतन सुने गया, ऐसे ही जैसे दूसरे किसी भी मदाह की सुन लेता था। ख्याल यही था कि चंद मिनट में वो जिसका नाम भी सुनकर फ़ौरन ही भुला चुका था, इतने बड़े मजमा में खो जाएगी और ख़ुद वो वापस सबसे आगे उन सोफ़ों की तरफ चला जाएगा जहाँ से उठकर वो यहाँ तक आया था। मगर बाज़ औक़ात सारे अंदाज़े यकसर गलत साबित होते हैं। सैफुल इस्लाम के साथ ऐसा ही हुआ था। पूरे 20 मिनट तक उसकी गुफ्तगू सुन लेने के बाद जब वो वापस अपनी जगह पर आया तो तहमीना उसके साथ ही थी और इस तरह के उसे अंदाज़ा तक नहीं हो पाया। उस तकरीब में जहाँ तहमीना सरदार मालूम नहीं किसके हवाले से पहुँच पाई थी, तकरीबन अजनबी ही थी, मगर उसने एक बार भी किसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिया था। थोड़ी ही देर में वो काफ़ी लोगों से मुतारफ़ हो चुकी थी और सैफ पर तो यही तासुर पड़ा था जैसे वो उन सबको बहुत अरसे से जानती है। शोमई किस्मत किसी ने उस तासुर की तरदीद भी नहीं की, बल्कि रंग और रोशनी में डूबी उस महफिल में किसी को भी इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी, खुद सैफ को भी नहीं। मुल्क की टॉप मॉडल्स से लेकर मीडिया की कितनी ही जानी पहचानी शक्लें यहाँ मौजूद थीं। मेकअप से रंगे चेहरे, नित नए हेयर स्टाइल और अजीबो गरीब से मलबूसात। यहाँ नज़र आने वाली तकरीबन सारी लड़कियाँ और ख़वातीन हुलिया में एक ही जैसी दिख रही थीं और वो भी उन्हीं में से एक थी। स्किन कलर का पार्टी गाउन जो वो पहने हुए थी बहुत कीमती नहीं था, मगर उसका कट इतना पुरकशिश था कि कई लोगों ने उसे सताइशी निगाहों से देखा। ज्वेलरी में उसने सिर्फ इयररिंग्स और ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया था और उनके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ से ख़रीदे गए हैं। सैफ का शुरू में यही ख्याल था कि वो ऊंचे घरानों की दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह यूं ही शौकिया शोबिज़ की दुनिया में आना चाह रही है,
جب وہ مستقل اس سے کہی گئی کہ اسے بے حد شوق ہے کہ وہ اس شعبے میں اپنی پہچان بنائے، تو اس نے تہمینہ کے جملے اور لہجے دونوں ہی کی گہرائی میں اترے بغیر سرسری طور پر کہہ دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، آئیے گا کسی روز میرے آفس، کوئی راہ نکال ہی لیں گے آپ کے لیے بھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ عارف ملک کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جو اس کے اگلے ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے اور جن کے ساتھ وہ عنقریب اپنے ایک یونٹ کو ماریشس بھیجنے والا تھا۔ پچھلے کئی سال سے کام کا بے حد دباؤ تھا، چند بہت اچھے ڈائریکٹرز اس کے ساتھ کام کر رہے تھے مگر سبھی بے حد مصروف رہتے۔ اچھا کام اور زیادہ کام، یہ ان کا مقولہ تھا اور وہ اسے سچ کر دکھانے کے لیے انتھک محنت بھی کرتے تھے۔ سیف الاسلام کے پاس ہر شعبے میں پروفیشنل لوگ تھے جو مختلف کام بڑی پھرتی اور مہارت سے نمٹاتے تھے۔ یہ سارا ٹیم ورک تھا۔ اپنے آفس اسٹوڈیوز پر اس نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو وہ دوسرے تمام پروڈکشن ہاؤسز کے مقابلے میں بہترین پیمنٹ کرتا تھا۔ اس کا کوئی کام زیادہ دیر اٹکا نہیں رہتا تھا۔ اس کی کامیابی کا گراف اونچا ہی ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اس کی خوش قسمتی پر رشک کرتے تھے۔ وہ سنتا اور مسکرا دیتا۔ اگر خوش قسمتی کا تعلق زندگی کی اتنی ساری جوہتوں کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے سے ہے تو بلا شبہ وہ خوش قسمت ترین شخص تھا، اور اس پرہجوم خوش قسمتی میں گھر کر وہ سالوں سے خود اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا تھا۔ اسے تہمینہ سے کہی اپنی بات کہاں یاد رہتی۔ اس کا حال تو یہ تھا کہ اگر کوئی دوپہر کو یہ پوچھ لے کہ صبح ناشتے میں اس نے کیا لیا تھا تو اسے سوچنا پڑتا تھا کہ اس نے باقاعدہ ناشتہ کیا بھی تھا یا بس صرف جوس کا گلاس پی کر ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ اس پارٹی کے اگلے ہی دن جب اس نے تہمینہ کو اپنے آفس میں موجود پایا تو اسے یاد تک نہیں تھا کہ وہ اسے پچھلی رات کیا آفر کر کے آیا ہے۔ وہ کام کرنے کے بارے میں پاگل پن کی حد تک سنجیدہ تھی اور اسے یقین تھا کہ دنیا میں یہی ایک کام ہے جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں انٹر سے آگے نہیں پڑھ سکی۔ اچھا کالج ٹیوٹر کوئی بھی میرے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکا۔ اصل میں لگے بندھے طریقوں پر چل ہی نہیں سکتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے کچھ مختلف کر لینے دیجیے نا۔ بہت ادا کے ساتھ اس نے سیف الاسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا۔ کسی بھی دوسرے شعبے کی طرح یہاں بھی اچھے برے دونوں ہی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ عورتوں لڑکیوں کا اپنی طرف جھکاؤ بھی اس نے بارہا محسوس کیا تھا۔ تہمینہ کی آنکھوں میں بھی جو مانی خیزی تھی وہ اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی، پر ایسے کسی بھی دل لبھاتے موقع کو اس نے ہمیشہ انجان بن کر ضائع کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ جو میرے بس میں ہوا میں ضرور کروں گا تہمینہ، اس وقت مجھے کسی سے ملنا ہے، پلیز آپ خیال نہ کیجیے گا۔ لہجے میں ہلکی سی رکھائی لاتے ہوئے اس نے تہمینہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی سے نگاہ چرائی اور دانستہ اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر آؤں گی۔ اس وقت مختصر سے جواب دے کر وہ چلی گئی تھی۔ سیف کا خیال تھا کہ وہ اب نہیں آئے گی۔ بے اعتنائی برت کر اس نے جس طرح اس کے پندار کو ٹھیس لگائی تھی، سیف کو نہیں لگتا تھا کہ اب وہ کام لینے کے لیے اس کے پاس آئے گی۔ اس کا اندازہ تھا کہ عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، انہیں اپنا رد کیے جانا برداشت نہیں ہوتا، خواہ وہ اخلاقی طور پر خود گری ہوئی ہوں، مگر سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں عموماً وہ بڑا سخت رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے خیال میں تہمینہ سردار کو اب یہاں نہیں آنا تھا۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اس کے مزاج کے خلاف تھا، مگر یہاں اسے ایسا کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ ہلکے کردار کا مالک نہیں تھا۔ غلطی تہمینہ کی تھی، اس نے اپنے پتے شو کرنے میں بہت جلدی کی تھی اور شاید اپنی غلطی کا احساس اسے خود بھی ہو گیا تھا۔ تبھی محض 2 دن بعد وہ اس کے آفس میں پھر کھڑی تھی۔ سیف کو اتنی جلدی اسے پھر یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تہمینہ سردار کے بارے میں اس کا ہر اندازہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے ملتی چلوں۔ وہ بہت اپنائیت کے ساتھ سادہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس سے مخاطب تھی۔ آنکھوں میں کسی گزری بات پر شرمندگی یا ملال کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، سیف کو یہی لگا جیسے اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تہمینہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسا اس نے سوچا تھا۔ ایک گہری شرمندگی اسے تہمینہ سے ہوئے جا رہی تھی، اور اسی شرمندگی کے ازالے کے طور پر اس نے اپنے تعلقات سے کام لے کر تہمینہ کو 2 ایڈ بھی دلوا دیے اور اپنے طور پر اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا، مگر وہ پھر بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، ورنہ اس طرح کے تعلقات کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اور سیف الاسلام اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کے بارے میں اس کا ہر اندازہ یکسر غلط کیوں ثابت ہو رہا ہے۔ فون، SMS اور پھر روبرو ملاقات کے لیے چلے آنا۔ وہ اتنی زیادہ امیر نہیں تھی جتنا کہ وہ اسے سمجھ رہا تھا، پھر بھی ایک خوشحال گھرانہ اس کے پیچھے ضرور تھا جہاں مخصوص سا روایتی سا ماحول تھا۔ وہ اپنے گھر کی پہلی باغی فرد تھی۔ تہمینہ کو اس نے جتنا بھی جانا، خود تہمینہ کی اپنی باتوں کے ذریعے ہی جانا تھا۔
अब खुद से अंदाजे लगाने उसने ख़त्म ही कर दिए थे, मगर जो कुछ वो चाह रही थी उसे करके देना सैफ के बस में नहीं था। जावेद साहब कह रहे हैं कि इस ड्रामे में उन्हें तुम्हारे लिए कोई सूटेबल किरदार नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई मौका होगा वो तुम्हें कॉल करेंगे। आज वो फिर आई बैठी थी और उसकी आंखों में आए आंसुओं से निगाह बचाकर वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। जावेद साहब मुझसे मुलाकात के बाद ये तीसरा या चौथा ड्रामा बना रहे हैं। क्या किसी में भी उन्हें मेरे लिए कोई काम नहीं मिला? साफ बात यह है कि वो मुझे काम देना ही नहीं चाहते हैं। सैफ को अंदाज़ा हो गया कि अब उसे मज़ीद बातों से नहीं बहलाया जा सकता। सबको पता है कि मैं यहाँ किस्मत आजमाई कर रही हूँ। मेरे घर और ख़ानदान वाले, मेरी दोस्तें, अब तो सभी मुझ पर हंसते हैं। सबका ख्याल है कि मैं जल्दी मायूस होकर अपने उसी उजड़ चचाजाद से शादी पर राज़ी हो जाऊंगी जिसकी मैं शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती, और ऐसा मैं क़यामत तक नहीं होने दूंगी। मुझ पर ज़बरदस्ती की गई तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। अब ये बात मेरी ज़िद बन चुकी है। सैफ की समझ में बिल्कुल नहीं आया कि उसे जवाबन अब क्या कहना चाहिए। समझाने के लिए वो उसे जो कुछ भी कह सकता था इतनी बार कह चुका था कि अब उन अल्फाज के मानी भी खो से गए थे। सिर्फ आप ही हैं जो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ सैफ साहब, मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ आपसे ही वाबस्ता कर ली हैं। अजीब जज्बाती सी ब्लैकमेलिंग थी। पुरसोच निगाहें उसके चेहरे पर जमाए सैफुल इस्लाम यही सोचे गया। काम के मामले में वो कंप्रोमाइज़ करने वाला शख्स नहीं था। आइंदा सारी ज़िंदगी वो शायद ये बात हर मिलने वाले को पहली मुलाकात में ही बता दिया करेगा। आप मुझे दूसरे डायरेक्टर्स के साथ क्यों अटैच करना चाह रहे हैं? मुझे तो आपके साथ ही काम करना है बस। उसका लहजा कतई था। जी तो डियर लिसनर्स, आज जो है एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, वरना इतने ही ड्यूरेशन पर आप गुजारा कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।